वर्षों की लड़ाई और कई लोगों की शहादत के बाद 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। इस बीच राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आज भी यही सवाल उठता है कि क्या राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बन पाया है या नहीं। खटीमा और मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर जहां समस्त उत्तराखंड वासी उन शहीदों को याद कर रहे हैं, वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अलग राज्य उत्तराखंड बनने के बाद क्या शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बन पाया है। ये सवाल अभी भी फिजाओं में तैर रहा है। इस पर चर्चा करेंगे कि राज्य तो बना, लेकिन हमने क्या खोया और क्या पाया। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। देशवासी निकल पड़े जहां पीएचसी और पुलिस ने गोलियां दाग दी। शांत फिजाओं वाले मसूरी में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इस गोलीकांड में 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए। उस गोलीकांड की भयानक तस्वीरें लोगों के चहन से ओझल नहीं हुई हैं। अपनी एवं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही में उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पे लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य के इतिहास में सदैव काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज से ठीक एक दिन पहले 1 सितंबर 1994 खटीमा का गोलीकांड हुआ था और मैं भी उस समय विद्यार्थी था। मैंने भी उस आंदोलन को नजदीक से देखा। हजारों हजार की संख्या में किस प्रकार से वहां पर भी हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। 7 लोग उस आंदोलन में अमर हो गए। हर साल 1 सितंबर और 2 सितंबर की तारीख पूरे प्रदेश के लिए एक दर्द बनकर आती है, जब लोगों के मन में उस दिन हुई भयानक घटना का मंजर दोबारा जीवंत होता है। उत्तराखंड राज्य प्रदेशवासियों को ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि कई लोगों की शहादत के बाद मिला है। हर साल इस दिन राज्य बनने की मांग पर शहीद हुए लोगों को याद किया जाता है। कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, फिर प्रदेश की जनता सभी शहीदों को याद करते हैं। लेकिन आज भी सवाल यही जिंदा है कि क्या आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बन पाया है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में कभी बीजेपी की तो कभी कांग्रेस की सरकार मौजूदा वक्त में 2017 से प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया है पुष्कर सिंह धामी। सत्ता में बैठी बीजेपी के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी के प्रवक्ता ये दावा करते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के मुताबिक राज्य सरकार काम कर रही है और सपनों को पूरा किया जा रहा है। लेकिन सरकार के दावों पर पहले भी विपक्ष के सवाल दागे गए थे। खटीमा और मसूरी राज्य आंदोलन की तारीखों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दोनों स्थानों पर राज्य आंदोलन के दौरान हमारे आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलियां बरसाई गई और उसमें हमारे आंदोलनकारियों ने अपनी जान की सर्वोच्च बाजी लगाई इस राज्य को बनाने के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी खटीमा और मसूरी के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, लेकिन आज भी राज्य आंदोलनकारियों के सपने अधूरे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का मुद्दा हो, चाहे 10% क्षैतिज आरक्षण पर आगे बढ़ने की बात हो, उसका लाभ जब तक शहीद परिवारों को, आंदोलनकारी परिवारों को नहीं मिलेगा, तब तक उसका कोई औचित्य भी नहीं है। और आज भी हमारे घर घर में बेरोजगारों की जो भारी भरकम फौज है, वो शहीदों के सपनों को चकनाचूर करती हुई नजर आ रही है। आज भी हमारे पर्वतीय जनपद विकास की बाट जो रहे हैं। आज भी हमारी बेटियां सुरक्षा के लिए रात दिन आंदोलन के लिए बाध्य हैं। शहीदों के सपनों के उत्तराखंड की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार को बहुत दृढ़ता से कदम बनाने की आवश्यकता है। शहीदों के सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए राज्य आंदोलनकारियों के साथ मिलकर के उनके सपनों के उत्तराखंड की दिशा में नीतियां बनाने की आवश्यकता है। देखते हैं सरकार कब इस दिशा में कदम बढ़ाती है और शहीदों के सपनों का उत्तराखंड कब जो है इस राज्य की जनता को देखने को मिलेगा। ये तो एक बड़ा सवाल है ही। आरोपों की राजनीति
तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बन पाया सपनों का उत्तराखंड। उत्तराखंड में मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 2 सितंबर 1994 को शहीद हुए थे 6 आंदोलनकारी। 1 सितंबर को खटीमा में शहीद हुए थे 7 आंदोलनकारी। क्या राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड साकार हो रहा है, जिसकी परिकल्पना उन्होंने की थी। राज्य में कई गांव में आज भी नहीं बन पाई, सड़क नहीं बन पाई है। पहाड़ की राजधानी, पहाड़ का सपना भी अधूरा है। ये वो यक्ष प्रश्न है जो गैरसैंण को स्थायी राजधानी की मांग आज भी जारी है। 25 साल का उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी समस्या जस की तस है। पहाड़ों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पलायन अभी भी जारी है। 25 साल हो गए और लगातार जो है लोग जो है पलायन कर रहे हैं। जब ये आंदोलन हुआ था तो लोगों ने सोचा होगा, वो हमारे दिवंगत लोग हैं, हमारे श्रद्धेय लोग हैं, उन सम्मानित लोगों ने सोचा होगा कि उत्तराखंड बनेगा, अलग राज्य बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, उत्तराखंड विकसित प्रदेश बनेगा। कितना विकसित हुआ है, कितना पलायन रुका है। सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं कितनी धरातल पर उतरी हैं, ये हम और आप भली भांति जानते हैं। सरकार आई गई, उत्तराखंड 25 साल का नौजवान हो चुका है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और उन तमाम शहीदों को एचएनएन अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है। और तमाम मेहमानों को हम आपसे परिचय करा दें। डॉक्टर आरपी रतोड़ी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस नेता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। प्रदीप कुकरेती जी, आप सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। सभी हमारे सम्मानित मेहमान हैं और जो हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आए हैं। सबसे पहले प्रदीप कुकरेती जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। ये उत्तराखंड अब 25 साल का हो गया। देखते 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 कहाँ ये शिशु अवस्था में था, फिर ये किशोर अवस्था में, अब ये 25 साल का जवान उत्तराखंड हो चुका है। कितना जो है आप भी आंदोलनकारी हैं, जो सपना देखा था वो साकार हुआ है क्या? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि इसमें अगर हम ना में कहें तो उसमें सामान्य तौर पे चाहे सरकारें हों या कई लोग, उसमें ऐसा होता है कि आप नकारात्मक उसको लेके चल रहे हैं। हाँ कहें तो लोग ये कहते हैं कि आप जो है इस चकाचौंध में डूब गए। और सच्चाई अगर एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते, राज्य हितैषी होने के नाते मैं कहूँ कि केवल सड़कों का जाल बिछाना, चमाचौक दिखना या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनना, ये सारी चीज़ों को हम विकास की दृष्टि से नहीं देख सकते। इस राज्य की जो परिकल्पना थी, जो उद्देश्य था, जिस चीज़ के लिए सामान्यतः महिला जो अपने घर से चूल्हा चौका छोड़ के सड़कों पे आई थी, और जो सामान्य आदमी से एक एक छात्र, किसका योगदान नहीं था, पूर्व सैनिक, ये व्यापारी, तमाम लोग, सिर्फ केवल और केवल एक कारण ये था कि हम लोग जो खासकर जो मैं 9 जिलों की अगर मैं बात करूं, 9 जिलों में किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, उच्च शिक्षा मिलेगी, और वहाँ पे रोजगार किस तरह से जो दृष्टिगोचर होगा, कैसे जहाँ जहाँ सड़कों की रिक्वायरमेंट है वहाँ सड़कें जाएंगी। और जो चिट्ठी एक पेड़ के जमावड़े में रखी रहती थी या किसी जो पर्टिकुलर एक दुकान होती थी कि अगर गुड्डू की दुकान में चिट्ठियों का चट्टा लगा हुआ है तो वो जो उधर से जाएगा आएगा तो वो चिट्ठी वहाँ से ले जाएगा, एक मतलब वो था। तो उस चीज़ों को हम घर घर तक व्यवस्था बनाने की थी। और अगर मैं तराई क्षेत्र के रूप में बात करूँ तो जो शिक्षा था, उस शिक्षा को कैसे सुधारना है, उसमें उद्योग कैसे स्थापित होंगे, या जो अब राज्य बना था उसमें किसी ने, हमारे यहाँ विजन ही क्लियर नहीं रहा, किसी ने कहा हर्बल प्रदेश, किसी ने कहा ऊर्जा प्रदेश, किसी ने कहा जो है पर्यटन प्रदेश। तो ये सारी चीजें हमारी जो है ना, समय दर समय हर आदमी ने अपने हिसाब से रखी। तीर्थाटन को जो है उसके साथ मिला दिया, पर्यटन के साथ। किसी ने जो है सड़कों के जाल इतना बना दिए कि व्यक्तिगत किसी अधिकारी का घर है तो उसके चूल्हे चौके तक ले गए। लेकिन जहां जनमानस को सड़क चाहिए थी वो आज भी अपने हाथों से सड़क से, बेलचे फावड़े से सड़क खोद रहे हैं। तो दुख इस बात का होता है कि 25 वर्षों का उत्तराखंड के अंदर सबसे पहला जो सवाल होता है कि क्या हमने, अगर हम किसी जब घर बनाते हैं ना तो घर पहले, सबसे पहले आदमी कहता है छत छिपाने के लिए कमरा बना लो। लेकिन जब घर बनने शुरू हो जाता है, बन जाता है, वो 1 साल 2 साल 5 साल बाद वो उसका बजट है तो वो ड्राइंग रूम बनाता है, पहले बैठक बनाता है अपनी, वो
कि हम बैठेंगे कहाँ, मेहमान आएंगे कहाँ, रिश्तेदारी तय होगी, बात होगी, तय होगी। हर आदमी को बिस्तर में थोड़े ले जाओगे बेडरूम में। तो वो हमारे यहाँ राजधानी नहीं बनी अभी तक 25 वर्षों में। और ये जो थोड़ा बहुत जो हम लोग चिल्ला रहे हैं, ये जो क्षेत्रीय दल पे उस पर जो चिल्लाते हैं, ये जो नई पार्टियां बनती है वो चिल्लाते हैं, उस पर जाके तब जाके किसी ने इनिशिएटिव लिया तो थोड़ा सा जो है फिर ग्रीष्मकालीन की तरफ बढ़ गए। हम आज भी उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच या मैं अजय प्रदीप कुकरेती, आज भी मैं अस्थायी राजधानी देहरादून कहता हूं। तो ये क्यों ऐसी अवस्था आई? हम परिसीमन पे बात नहीं कर पाए आज तक, उसकी कोई नीति पे हमने आज तक बात नहीं करी। अगर 2005 में हमने जनमानस को इकट्ठा न किया होता तो हम 6-7 सीटें और लुटा चुके होते, वो हम बचा पाए। टेक्निकल रूप से दूसरे लोग लगे थे और सामाजिक रूप से जो आंदोलन के रूप में थे वो हम लोग क्षेत्रीय दल लगे थे। तो कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा है कि मेरे यहाँ अभी तक जो लोकायुक्त कानून का एक हिसाब किताब नहीं है। जस्टिस गिल्डियाल के बाद कोई आज तक आया नहीं, राजधानी का मेरा मालूम नहीं है। दोनों दल जो है वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वो अलग बात है, कभी किसी के गोल ज्यादा हो रहे हैं, कभी किसी के गोल हो रहे हैं, लेकिन बड़े तालमेल के साथ बॉल खेली जा रही है ये। अच्छा, इस पे आपका क्या कुछ कहना है कि अटल जी ने बनाया मोदी जी संवारेंगे, बीजेपी का स्लोगन है, इस पे भी 2-4 बातें बताइए, आपको क्या सहमत देखिए, लगते हैं? इसमें अटल जी ने बनाया सब, एक तो कोई भी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जैसे अधिकतर भाजपा कहते हैं कि अटल जी ने बनाया, आप उस शब्द को मैं कह रहा हूं कि उनको ये बोलना चाहिए, उससे उनकी मान मर्यादा और चीजें ग्रेविटी लोगों में आएगी कि जो राज्य आंदोलनकारियों को जो संघर्ष था, जो उत्तराखंड के लोगों का जो संघर्ष था, उसको अटल जी ने उस भावना को समझा और जिस जिस दल ने भी इसमें सहयोग दिया वो उस तरह से अपनी बात रख सकता है कि अटल जी ने इसको वो कराने में बड़ा हुआ। वो हम भी कह रहे हैं इस बात को, लेकिन अटल जी ने बनाया है, अब मोदी जी संवारेंगे, अब मोदी जी संवारेंगे, अटल जी ने तो जो काम कर दिया। दोनों की कार्यशैली में बहुत अंतर है। मोदी जी में हम फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, संवारने की बात है ना, तो आप अपने इन विधायकों को एक बार खींचिए कि क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक है, क्या हमारी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, क्या हमारे जो लोक निर्माण मंत्री ठीक हैं, आपदा आ रखी है, पर्यटन मंत्री का कहीं पता नहीं कहां है, आपदा मंत्री का कहीं इस तरह से अलग से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, कोई मंत्री पद की दौड़ में जा रहा है, कोई वहां मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में जा रहा है। तो ये इससे हमारी दूरगामी सोच है। अगर मोदी जी वहां से एक टाइट खींच दें, गृह मंत्री अगर खींच दें कि भाई ये बात अगले महीने हो सकती है, 2 महीने बाद हो सकती है, अभी राज्य को आप बचाइए, वहां उजड़ चल रहा है। यहाँ किसी और इस राज्य के विधायकों को देखा आपने वहां दौड़ते हुए? तमाम चैनलों में वीडियो में जो दिखता है, इस बात की मुझे बड़ी पीड़ा होती है। ठीक है, डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, आप ही के पास आऊंगा। देखिए, अब हम तमाम लोग उन राज्य आंदोलनकारियों को याद कर रहे हैं जो शहीद हो गए उत्तराखंड के लिए, अलग राज्य के लिए। और शहीद होना एक अपने आप में ही सम्मान की बात है, लेकिन अपने पीछे कितने लोगों को अकेला छोड़ के गए, और क्या कहेंगे इस विषय पर आप? और जो प्रदीप कुकरेती जी ने कहा है, इन बातों से क्या आप सहमत हैं? बीजेपी सहमत है? लगता है डॉक्टर आरपी रतूड़ी के पास आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। दीपक रावत जी, यही प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, क्या कुछ कहना है आपका इस मौके पर? रोहित जी, इस प्रदेश में 25 वर्ष बाद यदि आज ये प्रश्न यक्ष प्रश्न बन कर खड़ा हो रखा है कि क्या उन सपनों का ये उत्तराखंड बना जिसके लिए इतनी आहुतियाँ दी गई, जिसके लिए मंसूरी खटीमा का गोलीकांड हुआ, तो आज भी जो प्रश्न है वो वहीं यक्ष प्रश्न बन के खड़े हुए हैं और कोई युधिष्ठिर इस प्रदेश में अब तक बन के नहीं आ रहा है जो उन यक्ष प्रश्नों का जवाब दे सके। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हाँ इनके पास नेता जरूर हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन वो युधिष्ठिर वाला बुद्धिमत्ता वाला जवाब देने वाला कोई एक युधिष्ठिर पैदा नहीं हो रहा है जो उन यक्ष प्रश्नों का जवाब दे सके जो इस राज्य के बनने से पूर्व में थे। देखिए हुआ क्या है कि जिन्होंने अभी उदाहरण दिया प्रदीप भाई ने कि सपनों के लिए, जिन सपनों के लिए हमारे इन आंदोलनकारियों ने अपनी आहुतियां दी, मान लीजिए अगर एक जमीन का टुकड़ा उत्तर प्रदेश से इन लोगों ने अलग से करा कि हमारी पहचान, सांस्कृतिक पहचान हमारी अलग है, सामाजिक पहचान हमारी अलग होनी चाहिए, हमारी आर्थिकी की बढ़नी चाहिए, इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने अपने लिए आहुतियां दी और एक 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य की स्थापना होती है। पर उस जमीन के टुकड़े पे मकान बनाने का अधिकार उन लोगों को दे दिया जाता है, उन लोगों को मकान बनाने का अधिकार दिया जाता है जिनका दूर दूर तक कोई साहूकार नहीं था, कोई किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं था आंदोलन में, ये पृथक राज का सपना देखने में, तो वो मकान फिर अपने हिसाब से बनता है। और उसके बाद फिर कोई दूसरी सरकार आती है, उसको उसी मकान को
संवारने का काम अगर मिल जाता है तो वो फिर अपने हिसाब से संवारते हैं। और फिर 25 वर्ष बाद, उस मकान के बनने के 25 वर्ष बाद यक्ष प्रश्न बन के खड़ा होता है कि क्या ये मकान, इसकी सजावट जिसका नाम उत्तराखंड है, क्या ये वही सपनों का मकान है जिसको देखने के लिए इतनी आहुतियां दी गई, इतना जन आंदोलन किया गया, लोगों ने अपना भविष्य निछावर कर दिया? तो सवाल उठता है नहीं, क्योंकि जिन्होंने ये सपना देखा, जिन्होंने पृथक राज की मांग करी, जिन्होंने अपना पूरा भविष्य गंवाया, उनको यहां राज करने का मौका नहीं मिला, उनको शासन करने का मौका नहीं मिला। उसी की समस्या है कि आज प्रदीप कुकरेती जी भाई साहब एक जन आंदोलन आज भी करने में लगे हुए हैं। आज भी वो सरकार से लगातार लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। अरे इन्हें तो सरकारों को सर पे बैठाना चाहिए था। आज अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं, यदि इन लोगों ने अपनी आहुतियां नहीं दी होती, अपने जीवन का संघर्ष नहीं दिया होता, महत्वपूर्ण समय नहीं गवाया होता, तो क्या आज ये प्रदेश मुख्यमंत्री बनते? इनको अगर आज भी उनके दर पे अपनी मांगों को ले जाना पड़ रहा है, तो यही सबसे बड़ा छलावा यदि यहां की जनता के बाद अगर किसी के साथ हुआ है तो वो आंदोलनकारियों के साथ हुआ है। 25 वर्ष बाद भी उनकी मांगे जस की तस हैं। वो आज भी कह रहे हैं कि 2021 से चिन्हीकरण रुका हुआ है। क्या कारण है कि चिन्हीकरण रुका हुआ है? 10% आरक्षण के लिए वो लगातार संघर्ष हैं, लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क करे हुए हैं, लगातार मंत्रियों के चक्कर लगाते रहे हैं। ये हालत में आपकी बता रहा हूं आंदोलनकारियों की है। आंदोलनकारी मंच के हमारे यहाँ सचिव बैठे हुए हैं। तो आप लगाइए कि जिस मकान की बात, जिस भव्य मकान की बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती है, उसकी स्थिति इसलिए दयनीय बनी हुई है कि उस मकान का सपना जिसने देखा था उसके अनुसार ये बिल्डिंग, ये 25 वर्ष का जो बना है, नहीं खड़ा हुआ। अब प्रश्न देखिए कि राजधानी आज भी अस्थायी बनी हुई है, रोजगार समस्या आज भी बना हुआ है, पलायन आज भी है, रोजगार आज भी 9 राज्यों, पर्वतीय 9 राज्यों में नहीं हो पाया है। ये किसकी गलतियां हैं रोहित जी? किसकी नीतियों की वजह से हुआ है? और मुझसे पहले बता चुके हैं प्रदीप भाई कि किस प्रकार से, क्योंकि आपका जब विजन नहीं होता ना रोहित जी, तो जब मकान आप 5 साल का मकान कोई और बनाएगा, 5 साल का कोई और बनाएगा, तो इसी प्रकार से बनता है। कहीं पर एक कमरा बनेगा, कहीं पर किचन बनेगा, लेकिन वो भव्यता नजर नहीं आएगी, जो भव्यता, जिन भव्यता को देखने के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी आहुतियां दी। समस्या की जड़ वहां है। और ये वही लोग, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जिन्हें 2-2, 3-3 बार शासन करने का मौका मिला, ये वो लोग हैं जिन्होंने पृथक राज के लिए कोई भूमिका नहीं निभा रखी है, कोई संघर्ष नहीं कर रखा है, लेकिन इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, आशीष नौटियाल जी क्या कुछ कहेंगे इस उपलक्ष्य पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा, जिसका आज ही हम अभी पढ़ रहे हैं कि देहरादून जो है महिला सुरक्षा में सबसे आगे बढ़ा दिया। बताएं आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इस उत्तराखंड का सपना देखा था क्या आंदोलनकारियों ने? आज जिनकी शहादत को हम याद कर रहे हैं, जिन लोगों ने शहादत दी उत्तराखंड के लिए, क्या इसलिए शहादत दी? क्या उत्तराखंड के अंदर आप इस तरह का काम करेंगे? आज उत्तराखंड के अंदर बिजली, पानी, ये तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, आपने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। उत्तराखंड की महिलाओं के साथ क्या दरिंदगी आप लोग कर रहे हैं, ये जनता देख रही है, जनता त्रस्त है। आज बताएं, अगर देहरादून को आप जो 10वें नंबर पे ले आए पूरे देश में महिला सुरक्षा में, असुरक्षा में, तो हम क्या माने भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है? आपने उत्तराखंड को कर्ज के अलावा दिया क्या? जिनकी शहादतें हुई हैं उनकी आत्मा आज अगर देखती होंगी तो रोती होंगी कि हमने क्या इस उत्तराखंड की कल्पना की थी। आज पहाड़ों के देखिए इन्होंने क्या हाल बना दिए हैं, पहाड़ नीचे ढहने को तैयार हैं। आप कहते हैं ऑल वेदर रोड बना दी, आपको 12 महीने आप यात्रा कर सकेंगे। इस प्रकार यात्रा होगी? चाहे कोई भी मौसम देख लें, हर मौसम में कभी 56 सड़कें खराब, कभी 100 सड़कें खराब, कभी 150 सड़कें खराब, आप सड़क तक नहीं दे पाए। आज आप रेल की बात कर रहे हैं हम लोग कि अब रेल चलेगी, कौन बैठेगा भाई उस खतरनाक रेल में? किस प्रकार से आपने उत्तराखंड के अंदर कर्जदार उत्तराखंड को बनाने का काम किया कि रेलवे लाइन बिछानी है तो करोड़ों अरबों रुपए ले लो, कहीं सड़क के नाम पर ले लो, पर आज छोटी छोटी सड़कों के लिए भी जनता त्रस्त है। उनके मोहल्ले के बाहर की सड़कें देख लो, मोहल्ले के बाहर सड़क नहीं है, नाली नहीं है, किस प्रकार से हाल हो रखे हैं। आपने उत्तराखंड को कर्ज में डुबाने का काम किया है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने सपना देखा था, जिस दिन हमारा उत्तराखंड बनेगा उस दिन उत्तराखंड की जो है बोली भाषा की कदर की जाएगी। उत्तराखंड के बच्चे हमारे जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने का काम करें, दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे, उत्तराखंड के अंदर रहेंगे। पर आपने क्या किया? आज कोरोना टाइम पर जो इतना जनमानस उत्तराखंड के जो लोग लौट कर आए,
कि हम अपने घर जाते हैं बसने के लिए, अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उन लोगों को जब रोजगार नहीं मिला तो एक एक करके फिर मेरा उत्तराखंड खाली हो गया। उत्तराखंड के सारे युवा बाहर चले गए। आप उत्तराखंड के अंदर क्या दे रहे हैं आप बताएं? आप बात करते हैं कि हम उत्तराखंड के अंदर और इन्वेस्टमेंट समिट करने की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट समिट का क्या रिजल्ट? आपने इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर पैसा खाने का काम किया, आपने G20 के नाम पर पैसे खाने का काम किया, आप सिर्फ पैसों की बर्बादी। आप देखिए स्मार्ट सिटी का क्या हाल बना रखा है आपने, किस तरह से कितना पानी सड़कों में भरा पड़ा है। सड़कों में सिर्फ आपने बोर्ड लगाने में, सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पर जो ने बोर्ड लगाए हैं लाल रंग के, उन बोर्डों को लगाने में आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। उत्तराखंड के पैसे को बर्बाद किए जा रहे हैं आप लोग। और अपनी मानसिकता को देखें, कितनी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। परसों कांग्रेस भवन का घेराव करने चल दिए। बताओ, अरे राज्य त्रस्त है, आपदा से परेशान है, और आप अपने मूर्खों को भेज रहे हैं वहां पे जाओ, वहां का घेराव करो, उनसे लड़ो। अरे कहाँ शर्म नहीं आती आप लोगों को? और गाली जिसने दी वो तो आपका ही नेता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरी माता को गाली दे दी, ये कर दिया। आज घटियाल आंसू बहा रहे थे कि गाली दे दी, गाली दे दी। अरे कैसे प्रधानमंत्री हैं? कुछ प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने देश के लिए शहादतें दे दी, और आप बात कर रहे हैं आपको गाली दे दी, गाली दे दी, रो रहे हैं। अरे अपने ही पहला प्रधानमंत्री देश का, विश्व का ऐसा होगा जो अपनी माता को ही अपने कार्यकर्ता से गाली दिलवाता है और दूसरे कांग्रेस पे इल्जाम लगाने के लिए काम करता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बेशरम लोगों को। उत्तराखंड के हाल बेहाल है। आज प्रदीप भाई को देख लीजिए, अपनी पूरी जिंदगी उत्तराखंड आंदोलन में लगा दी इन लोगों ने। क्या मिला इनको? अपना रोजगार खत्म कर दिया। इनके घर वाले भी कोसते हुए इनको कि आप जाते क्यों हैं यहाँ पे, आंदोलन के चक्कर में आप पूरे जीवन बर्बाद कर दिया। आप बताएं ना, बचपन से लगे पड़े हैं, आज तक इसी काम में लगे हैं कि राज्य आंदोलन का लिए, राज्य के लिए कुछ करेंगे। क्या कर पाएंगे आप? आपने सरकारें देखी, आपने हम लोगों के पास भी निश्चित हमें भी मौका मिला, आपने हमारी सरकार को भी देखा, आपने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा। क्या हम आपके सपनों का उत्तराखंड बना पाए? उत्तराखंड के अंदर जब तक अच्छे प्रतिनिधि नहीं होंगे और अपने नाम से जीतने वाले प्रतिनिधि नहीं होंगे, तब तक उत्तराखंड का कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार मोदी जी के नाम पर जीते हुए लोग आज अपनी पार्टी को गाली देते नजर आ रहे हैं। आप देखो ना इनको। ठीक है रतुल जी, रतौड़ी जी के पास चलेंगे। ये बात आपने सही कही प्रदीप कुकरेती जी। देखिए आए दिन जो है प्रदीप कुकरेती जी के मैसेज आते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर हैं या शहीद स्मारक वहाँ पर हैं। तो ये बात तो सही है कि इतना समय निकालना राज्य के लिए और अपने शहीदों के लिए, उत्तराखंड के लिए, इतना सभी के लिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए तो रतौड़ी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर RP रतौड़ी जी, इससे पहले मेरा प्रश्न आपसे था, आवाज़ नहीं पहुँच पाई थी शायद आप तक। रतौड़ी जी को आपने सुना, तमाम लोगों को सुना, क्या कहेंगे? आपकी सरकार है, 8 साल हो गए बीजेपी को, क्या कहना है? उत्तराखंड कितना बदला? देखिए, निश्चित तौर पर अभी उत्तराखंड को और आगे बढ़ना है, लेकिन ये नकारात्मक विचारधारा के लोग जो 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर इतनी नकारात्मक बात कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मैंने इस उत्तराखंड को, हमने भी इस राज्य आंदोलन में हिस्सा लिया, हमें मालूम है कि पहले उत्तराखंड में क्या था। आज मेरे 8 मेडिकल कॉलेज हैं, मेरे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, और देहरादून तो एजुकेशन हब है। हमारे बहुत सारी व्यवस्थाएं लगातार बढ़ी है। और अगर ये इस तरह की बात करेंगे, अभी कुछ और होना है। निश्चित तौर पर ये हिमाचल कब बन गया था आपको मालूम है। आज वो भी कह रहा है कि विकास होना चाहिए। निरंतर विकास की प्रक्रिया होती थी, लेकिन मैं जिस गांव में 12 घंटे में और 14 घंटे में पहुंचता था, आज मैं 4.5 घंटे में पहुंच रहा हूँ। जिस दिल्ली में 8-8 घंटे लगते थे, आज उस दिल्ली में हम लोग बड़ी आराम से, हल्द्वानी हो चाहे कहीं, ये सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहीं ना कहीं समय जरूर लगता है, पर ये निराशावादी जो विचारधारा कांग्रेस की है, ये इसीलिए ले डूबी है इनको कि क्योंकि ये महसूस नहीं करते। 10 साल के अपने कार्यक्रम गिनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन केवल नकारा बात करने से, ठीक है, या कह रहे हैं अभी की गाली, अरे भाई इतना शर्मिंदा अपने आप को क्यों कोस रहा है मंच आपका, और गाली देंगे नरेंद्र मोदी के आदमी। अरे क्या कैसी बचकानी बातें करते हो? पकड़ लो उसको जिसने गाली दी। अभी तुमने कहा कभी नीच है, गाली देने का तो तुमने अपनी कब्र अपने आप खोदने का काम कर रहे हो। अरे भारत की प्रधानमंत्री की माने हम सबके मातृशक्ति को गाली दे रहे हो आप लोग। और आपने नहीं दी गाली जो जर्सी गाय बोल रहे थे। अपने आप को देखो पहले, आपने क्या बोला जर्सी गाय के, अपने आप को देखा करो जरा। उस गाली में और इस गाली में बताना क्या अंतर है? तो बोल दिया वहाँ बिहार में, जरा गाली बताओ ना, जिसने बोला, अगर थोड़ी शर्म बची है,
तो जरा आपने माँ की बोला, माँ की गाली आपके क्या नेताओं ने दी है बोला, उसने? आपके जरा छुपैया सुनिए नेताओं वो ने गाली। बोला, अपने नेताओं को संभालो, शर्म आनी जो चाहिए दूसरे तुमको। मंचों में जाके इस तरह माँ करते को हैं। किस तरह गाली दी उसने? किसने दी मत गाली? से कौन है बोला। वो? उसका गाली नाम क्या बताना बोला? कौन है वो? गाली हमारा क्या बराबर है लगता क्या? हो? जबरदस्ती की बातें करते हैं, दुनिया को गुमराह शर्म कर रहे नहीं आती हैं तुमको? झूठे आंसू बहाने के बात कर रहे हो लिए। हम। ये इस तरह आंसू जब बहा ठीक बहा है के चुनाव कहना। जीतोगे क्या? और माँ की वोट गाली चोर किस है, तरह की दी उसने? वोट उसको चोर, बराबर झूठे गुमराह आंसू कर रहे हो। बहा रहे। अपनी माँ के नाम पर वोट लेंगे, कभी सेना के नाम पर वोट लेते हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भाई शर्म तुम्हें आनी चाहिए, जो माँ को गाली गाली देने आप को तो भी कह रहा है पहला कि प्रधानमंत्री अच्छी है बात विश्व का ऐसा जो अपनी माँ को गाली ऐसे दिलवाने के लिए कार्यकर्ता पैदा मंच में करेंगे किसी को भेजता है। और शर्म हमें आनी चाहिए, तीसरी शर्म बात आपको तो आनी तुम चाहिए। नेता हमें तो आ ही प्रतिपक्ष नहीं है बन किसी पाए। महिला को गाली देने में। इसके आपको बाद भी शर्म आगे आनी चाहिए। जनता तुम्हें नकारेगी, इसी भावना नकारा से देखिएगा, आपको नकारेगी। देख रहा मैं आज सोशल मीडिया में अरे देख रहा विचारधारा था तो आपके ठीक पेज में, रखो, इनके पेज में देखा भावनाएं मैंने, तो ठीक इनके रखो। पेज में देखा मैं, भाजपा के पेज में बात है कितनी उत्तराखंड गालियां की। दे रहे हैं लोग आपको, उत्तराखंड में गालियां 25 दे रही साल है क्या जनता हुआ? आपको, और गालियां दे रही है गाली जनता आपको। अभी आपको एहसास होगा, चुनाव आने तो पता अरे चलेगा सब भैया, आपको नगर किस तरह गाली खा निकाय रहे हो। चुनाव देख लिया, सारे नकारे लोग भर दिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भर दिए। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है और कह रहे हैं अभी और आगे बढ़ेंगे। 10वें नंबर से पहले नंबर में आओगे क्या महिला उत्पीड़न में? आप कहाँ जाओगे, कहाँ आगे बढ़ोगे आप? ठीक है नौटियाल जी, ठीक है। अपने आप मंथन करो। तुम ठीक है, अपने फिर- मंथन तभी बोल रहे रही है। हैं, दूसरों के कार्यालय में जाके लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अरे क्यों अरे नकार बदतमीजी रही से है बाहर इन जाओ, कारणों से? बदतमीजी से क्या बाहर जाओ। जैसे किस तरह आप बदतमीजी जैसे कर रहे हो दूसरे के लोग ऑफिस में जाके? गाली को सुप्रीम भी पिटे कह रहे नहीं, हैं कि ये हाँ, तो पिटिए ठीक आते आदमी सब है। के सब वहां से। थोड़ा आगे पुलिस आने देती, सब पिटते आप। चलिए सब लोग शांत हो जाइए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। उसके बाद प्रेम पंचोली भी हैं, आपके पास आएंगे। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। और एचएनएन उन तमाम शहीदों को, उन तमाम राजनीतिक आंदोलनकारियों को एक बार फिर से सशक्त नमन करता है। और चर्चा हमारी यही चल रही है कि राज्य गठन के बाद 25 साल हो गए हैं, अब तक क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया। हम अभी डिबेट से पहले देख ही रहे थे कि देखिए दोनों राजनीतिक दल कैसे एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। हालांकि सब अपनी तरफ से सही भी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर, लेकिन इसी खींचतान की वजह से क्या विकास कहीं अवरुद्ध तो नहीं हो गया? प्रेम पंचोली जी, क्या लगता है कि जितना होना चाहिए था, हालांकि अब सरकार कह रही है आने वाला दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा, मोदी जी कह रहे हैं, कितना लग रहा है कि हो जाएगा अब? सबसे पहले तो 1994 का जो आज का दिन था, आज और बीता हुआ कल, हम लोगों के लिए बहुत दुखद और क्या बोलेंगे वो दिन अब जब याद करेंगे। हालांकि हम लोग मैं उस दौरान बहुत छोटा भी नहीं था। हम लोग भी आंदोलन में, जुलूस में हम भी सम्मिलित होते थे। मैं 10th क्लास में पढ़ता था 94 में। तो उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनकी जो आहुति थी, उस आहुति पे आज हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। उन लोगों ने जो आहुति दी है, जितने लोग शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हुए अपनी बात को रखूँगा कि हम लोग आज कहाँ पर है। आंदोलनकारियों को याद करते हुए और आज के दिन को याद करते हुए, बहुत विभत्स जो घटना खटीमा और मसूरी में हुई आज के दिन में, उसको लेकर के आज हम कहाँ पर पहुँचे हैं। जितने भी सरकारें 25 साल में आई है, उन सरकारों ने कभी भी आंकलन नहीं किया कि क्या हम उत्तराखंड के 50% लोगों को संतुष्ट कर पाए विकास को लेकर के। अगर आप किसी भी काम के लिए 50% आप खुद संतुष्ट होते हैं, यदि आप इंडिविजुअल काम करते हैं, अपने व्यक्तिगत काम को करते हैं और उससे आप 50% खुद खुश होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है अपने काम में बहुत संतुष्ट हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और जो 50% आपका काम रह गया है, उसको आप आगे करेंगे ज़रूर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में 50% लोग खुश होंगे इन सरकारों के विकास से, जो 25 साल में विकास हुए हैं। सबसे मूलभूत सुविधाएं जो हम चाह रहे थे कि 3 प्रकार की बातें सामने आती है कि सड़कों को छोड़ करके, रास्तों को छोड़ करके, खनिजों को छोड़ करके 3 प्रकार की बात सामने आती है कि क्या हमारी राजधानी पहाड़ में है, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर है। तीसरी बात, क्या हमारे स्कूल जो बंद हो गए, मैं मेरे जैसे आदमी बंद स्कूल पे बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल बंद हो गए जब बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो स्कूल है क्या वो अच्छे चल रहे हैं। मैं यहीं की बात आपको कहूँ, यहाँ रायपुर में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, मैं कई बार वहाँ से गुजरता हूँ, तो मैडम अंदर बैठी हुई, पहले तो पुराने जो बहुत साल नहीं, जो 10 साल पहले की मैडम थी, वो तो स्वेटर बुनती रहती थी, और आज वो मोबाइल चलाते, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी वो पढ़ते होंगे उसमें। लेकिन बच्चा आ रहा जा रहा, कोई मतलब ही नहीं। वो गवर्नमेंट स्कूल है, वो बच्चों की भरमार है वहाँ पे। मैं उसी स्कूल की बात करूँगा जिस स्कूल में बच्चे हैं।
ऐसी तमाम स्कूलें हैं हमारे उत्तराखंड की, पहाड़ से लेकर के मैदान तक, जिन स्कूलों की क्वालिटी में इतनी गिरावट आ गई, राज्य बनने से पहले भी कोई जो क्वालिटी थी वो भी नहीं रह पाई है। तो क्या आप क्या कर रहे हैं? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्या सड़क ही खोदना चाह रहे हैं? आप ऐसी सड़क क्यों बना रहे हैं जिसमें हमारे राज्य के लोग संकट में आ रहे हैं? अगर आज राजधानी गैरसैंण होती तो मुझे लगता कि राज्य का जो विकास का मॉडल है वो कुछ और होता, पहाड़ी राज्यों के अनुसार वहाँ का विकास का मॉडल होता। हम जब हिमाचल जाते हैं, हमारा पड़ोसी में जहाँ मेरा घर है, हमारा पड़ोस में हिमाचल है, और हम जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ लगता है कि पहाड़ के लोग, वहाँ शिमला में राजधानी है तो पहाड़ी है, पूरा पहाड़ी है। लोग वहाँ जो पूरा माइंड सेट होता है, वहाँ के जो विधानसभा के अंदर जो डिबेट होती है, जो प्रस्ताव पास होते हैं, जो प्रोजेक्ट पास होते हैं, जो योजनाएं वहाँ पर बनती है, वो पहाड़ को दिमाग में रखते हुए बनती है। पहाड़ में जब आप सड़क की बात करेंगे तो उसके दिमाग में फ्लाईओवर और एलिवेटेड नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब आप गैरसैंण होंगे बैठे हुए, पहाड़ के अंदर बैठे होंगे, तो फ्लाईओवर उसके दिमाग में आएगा ही नहीं उस समय। सबसे पहले वहाँ की सड़क कैसे बन जाए, मेड बनानी है या मशीन से बनानी है, इस पे भी सवाल उठेंगे वहाँ पे। लेकिन जब आप देहरादून के अंदर योजना बनाएंगे तो वहाँ पर आपको जेसीबी नज़र आएगी, पोकलैंड नज़र आएगा, आपको जो क्या बोलते हैं उसको, बूमर नज़र आएगा, तब आप सड़कें और ये सब चीज़ें बनाएंगे। ये विकास के पैमाने नहीं हैं कि आप पहाड़ को खोदा खादी करके आप उसको दुनिया भर के खोद दो, कहीं मिट्टी की ढांग लगा दो, कहीं आप पत्थर की ढांग लगा दो। इस पैमाने पे यदि हम आज 25 साल में सोचते हैं, देखते हैं कि 25 साल में हमारे पास कहीं ढांग लगी हुई है, कहीं टनल बन गई है, कहीं टनल टूट रही है, कहीं टनल में पानी भर गया है, तो ये विकास का पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास विकास का पैमाना एजुकेशन से बड़ा कुछ नहीं, ये पूरी दुनिया का मामला है। जिस तरह से हम एजुकेशन में आगे बढ़े हैं उस तरह से हमारे विकास भी हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कि हम पूरे देश के अंदर संस्कृत ग्राम बनाएंगे। हमने कई बार बोला, मेरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस ने भी अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके छापा, मैंने जनसत्ता पे का आर्टिकल लिखा था कि क्या संस्कृत वेद पुराण तक पढ़ने तक सीमित रहेगी या हम आर्यभट्ट और उससे आगे पहुंचेंगे? आपको साइंस की तरफ जाना पड़ेगा। आर्यभट्ट की जो संस्कृत है पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। आप वहाँ की बात क्यों नहीं करते? आप पूजा पाठ और वेद पुराण तक ही संस्कृत को रखते हैं, तो इसका मतलब उसमें भेदभाव आएगा ना, उस पे छुआछूत करेंगे ना लोग। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब हम वापस अपने उत्तराखंड राज्य में आएंगे, उत्तराखंड राज्य का आंदोलन मुझे लगता कि आज़ादी के आंदोलन के जैसे ही था। सबने चौका चूल्हा छोड़ करके सड़क में आए। नहीं, एक बात और रह गई है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या राज्य बनने के बाद आंदोलनकारी संगठन बनने चाहिए? कौन है वो मतलब कि कहता कि मैं आंदोलनकारी हूं और वो फलाना नहीं है? इसका मतलब ये, अगर आप आंदोलनकारी संगठन बना रहे हैं, इसका मतलब आप सामने वाले के लिए कह रहे हैं कि तुम नहीं आंदोलनकारी, हम हैं आंदोलनकारी। तो क्या उस आंदोलनकारी संगठन ने कभी बोला कि जब तुम्हारा जुलूस निकलता था तो तुम्हारे जुलूस का आगे क्या बचता था? ये भेदभाव, पक्षपात की राजनीति जब सिविल सोसाइटी के लोगों से आएंगे, एक्टिविस्ट्स के नज़र से आएगी, कैटलिस्ट के नज़र से आएगी, तो भ्रष्टाचार शुरू होगा और हमारे विकास के काम अवरुद्ध होंगे। कभी भी किसी आंदोलनकारी संगठन ने नहीं बोला, आंदोलनकारी ताकत ने नहीं बोला कि उनके जुलूस के आगे कभी ढोल बजा। जितने हजारों आंदोलनकारी सड़क में थे, उतने सैकड़ों ढोल बजाने वाले सड़क में थे। आज उन ढोल बजाने वालों में कई लोग मर गए हैं। 1 लाख परिवार ऐसे थे जो सड़क में थे। कभी बोला नहीं, क्योंकि वो तो शेड्यूल कास्ट का है। और जो आंदोलनकारी संगठन के जो लोग बने हुए हैं, आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा, और बोलना चाहिए। जब बोलेंगे नहीं तो सुनेगा कौन? तो ये बड़ा सवाल है। मैंने आज तक मैं कभी भी मैंने अपने आर्टिकल, मेरे पास कई खबरें प्रेस नोट आई, उस प्रेस नोट में किसी भी आंदोलनकारी संगठन ने ये नहीं लिखा कि वो ढोल बजाने वाला आंदोलनकारी था कि नहीं था। और हमारे एक IAS ऑफिसर है, उन्होंने मानव अधिकार आयोग में रिट दायर की। पता है आपको, मानव अधिकार आयोग ने सरकार को बोला कि इसकी जांच की जाए, इनको क्यों नहीं बनाया आंदोलनकारी। तो सरकार ने जब जांच की तो जो आंदोलनकारी, जिनको आंदोलनकारी के बदले नौकरी मिली हुई है, उन्होंने सारे विभाग का सत्यानाश कर रखा। जो आंदोलनकारी के नाम पे जिस विभाग में आंदोलनकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस बाहर आकर के शायद मुझे सारे आंदोलनकारी गुस्सा हो सकते हैं, मुझे कहीं पकड़ सकते हैं, मैं डंके की चोट से कर रहा हूं। जितने भी आंदोलनकारी जिस विभाग में, उसने वहां भ्रष्टाचार शुरू किया। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे जुलूस के आगे ढोल बजा, तो उसने क्या बोला? वो तो हमने दिहाड़ी पे लाया। और मैं 1000 ढोल वादकों को खड़ा कर दूंगा जिन्होंने दिहाड़ी पे ढोल नहीं बजाया, उनका ढोल तोड़ा गया पुलिस के माध्यम से।
ठीक है। तो ये जो पक्षपात, जब एक सिविल सोसाइटी, एक आंदोलनकारी संगठन राज्य बनने के बाद आंदोलनकारी ठीक है, संगठन प्रदीप पक्षपात गुप्ता। करेगा तो ठीक। भ्रष्टाचार ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, कोई भी विकास का ठीक है। पैमाना, विकास का मॉडल ठीक है। सामने पे सही रूप से नहीं आएगा। प्रदीप कुकरेती जी, अब जवाब दीजिए इसका। इसका सिंपल सा जवाब है, मुझे इस बात की उनका बिल्कुल दर्द 100% सही है, और शायद पंचोली जी ने, उनको मालूम भी नहीं होगा कि ये संगठन बना क्यों। उस संगठन बनने के पीछे कारण यही था कि जब 2 साल हमने देखा कि जिस लिए राज्य की लड़ाई हो रही थी, तो कोई सचिवालय के पीठ पीछे से लग रहा था, कोई जो है विधानसभा के गेट के पीछे से लग रहा था। ये सारी चीज़ें जब हमने देखी, कोई विभागों के जहाँ जिसका हिसाब किताब चल रहा था वो सब फिट हो रहे थे, तो हमने कहा हमारे हाथ तो भी खाली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि पंचोली जी जैसे, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो स्वयं आंदोलनकारी की परिभाषा, इसमें कहीं ये नहीं छांटा गया कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये शूद्र है। आपको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। आपको ये शब्द तो मैं मान रहा हूं, जिसकी लड़ाई में आज भी लड़ रहे हैं, कि राज्य आंदोलनकारियों में, मैंने पहले, आपने शायद अगर मेरे शब्द सुने होंगे, कि इसमें किसका योगदान नहीं था। और हमारे अगर ज्ञापन आप पढ़ेंगे तो स्पेशली, जबकि वो हमें लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन एक बार किसी ने हमें विशेष रूप से कहा, उसमें किशोर उपाध्याय जी का विशेष वो था। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, अगर हम इस तरह से, अगर हम ब्रॉड माइंडेड उससे देखेंगे, राज्य आंदोलन में जिसकी भी आहुति थी, और मुझे फक्र है, बाकायदा PhD की हुई आप डॉक्टर जो पार्षद बबीता सहोत्रा, उनसे पूछिएगा आप, इस आंदोलन में अगर पहले दिन जो उसमें बैठा था ना धरने पे, सुशीला बलूनी जी, रामपाल, बड़े उसके साथ लिखते थे गर्व के साथ, रामपाल खटी की लिखिए मेरा नाम पूरा। तीसरे जो है ध्यानी जी बैठे थे उसमें, गोविंद राम ध्यानी जी, 3 आदमियों से शुरू किया था। तो उस समय भी अगर ऐसी हल्की मानसिकता के साथ हमने कभी बात नहीं करी सरकारों से, इसीलिए हमने आज भी यही बात करें। कल भी हमारी ये बैठक हुई थी परसों, उसमें हमने ये कहा कि जो अंतिम पायदान में भी जो आदमी बैठा है, अगर हम ऐसे इंगित करके करेंगे कि ये ढोल बजाने वाला है, ये कलम वाला है। कब परसों कार्मिक विभाग की कर्मचारियों की बैठक थी कि 25 वर्षों बाद राज्य किस दिशा में है, उसमें मैंने पहले कार में, हमारे ज्ञापनों में भी हुआ है कि जिन कर्मचारियों ने इस राज्य में अपनी योगदान दिया है, उनको सरकारों से मांग हमने करी थी कि या तो इनको इंक्रीमेंट दीजिए या इनका प्रमोशन करिए। उन कर्मचारियों को लगेगा कि यार हमने जो 94 दिन की हड़ताल करी थी, क्योंकि मुझे वीर बहादुर सिंह की हड़ताल का भी याद है, और या फिर ये वाली हड़ताल याद है उसकी, तत्कालीन उत्तर प्रदेश की। तो ऐसा नहीं है, व्यापारियों को मैंने, आपने देखा, मैंने व्यापारियों को भी कहा, तो ऐसा नहीं है कि हर व्यापारी इतनी बढ़िया था। आज दिवंगत उमेश अग्रवाल जी नहीं है, उनका पूरा वो था। नागले जी आज भी जो है व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, बड़े तालमेल के साथ बात होती थी। लेकिन उसमें एक व्यापारी ऐसा भी था जो है बड़े ऐसे गंदे तंज उन्होंने कसे, तो जनता उनके ऊपर टूट पड़ी। तो ये समाज में देखो, ये तो दृष्टिकोण आपको, अगर हम अभी तक यहीं फंसे रह जाएंगे, इस बारे में मैं ये कहता हूं। और आज भी हमारी वही मांग है, लेकिन दुख इस बात का है कि 2011 के बाद जो चिन्हीकरण की जो व्यवस्था है, 25 साल बाद हमें ये मांगना पड़ रहा है। मुझे आज भी याद है 30 जून 2024 को मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी, और उनको मैंने ये कहा था कि आप एक माइलस्टोन खड़ा कीजिए, इस चैप्टर को यहां क्लोज कीजिए। 25 वर्ष बहुत होते हैं, और इसको क्लोज कीजिए। इसको जो मानक के अंदर आता है, जो मानक जिस दायरे में पहले चिन्हीकरण हुए, उन्हीं मानकों को रखते हुए इनका चिन्हीकरण कीजिए। दुर्भाग्य क्या है कि हम अस्थायी राजधानी देहरादून में हम चिल्लाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा हरकत हो जाती है। बाकी के जो मेरे पहाड़ के जो जिले हैं, उनमें, अब मैं पिथौरागढ़ का उदाहरण दूं आपको, माननीय मुख्यमंत्री की विधानसभा से लगता हुआ है, उसमें मानक उसका पूरा हो रहा है, तो उनके यहाँ जिला प्रशासन कह रहा है कि नहीं 5 मानक पूरे करिए। तो गुमराह करने वाली बात ये। दूसरी बात, चिन्हीकरण करना, जो व्यवस्थाएं बनी वो शासन प्रशासन ने बनाई है, जिलाधिकारी उसमें इन्वॉल्व होता है, SSP, अभी शायद कईयों को पता नहीं है इस बारे में। और वो भी हमने इस बात की मांग करी थी 2010 में कि आप कमेटी बनाइए। कमेटी में उन्होंने कहा कि दो आदमी होते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सिलेक्ट करते थे, लेकिन हमने कहा 10 बनाइए, कि कम से कम वो 10, और उसके जो है उसमें SSP बैठते हैं, SP नहीं बैठेंगे, SSP नहीं बैठेंगे, CO लेवल के आदमी बैठते हैं, उसमें DM बैठते हैं, ADM बैठते हैं, SDM बैठते हैं, उसमें बकायदा इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर बैठते हैं, और बाकी की जो कार्यकारिणी होती है उसमें वो बैठते हैं। ये सब सेलेक्ट करके तब निकालते हैं, वो असली है, फर्जी है, कैसा है, ये उनका काम है, ये व्यवस्था है, हमने नहीं बनाई नियम ये। और 25 वर्ष का ये हो गया, आज भी हमें खुद शर्म आती है कि हम अभी भी 25 साल बाद हमें ऐसी मांग क्यों रखनी पड़ रही है। अभी मैं जिनसे अस्पताल से मिलकर आ रहा हूं, वो मेरी 80-82 साल की महिला, वो बिना रिकॉग्नाइजेशन के, हो सकता है कल परसों उनकी जान चली जाए। और शांति शर्मा भाव वाले में है, खत्री में, आंसू, बेटा मेरा एक बार चिन्हीकरण करा दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी। लेकिन हर एक का दायरा सोचने का अलग अलग है। पत्रकारों के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने पत्रकारों में हमने योगदान दिया। अटल जी आए थे, अटल जी ने कहा दिखा दो जरा क्या होता है आंदोलन, तो वहां लाठीचार्ज हुआ, उसमें पत्रकार घायल हुए, लेकिन उसमें भी जिला प्रशासन ने पार्शियलिटी कर दी, कुछ का वेलफेयर किया, कुछ का नहीं किया। तो ये हमारे बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। और आज कोई जला के दिखा दे, जब अमर उजाला ने
मुलायम सिंह जी के कहने पर खबरों को सिंक किया। हम वो दौर के लोग थे, अखबारों की प्रतियां जला दी। आज कोई अखबार नहीं जला सकता, क्यों? कहीं मेरी विज्ञप्ति ना छुप जाए कल को। लेकिन हम आज उसी दावे के साथ कह रहे हैं कि ठीक। कोई भी चीज है, हम उस आईने में बात करना चाहते हैं। मैं रतूड़ी जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार से ये पूछिए, मेरा कमिश्नर कब बैठेगा यहाँ पौड़ी में? ठीक है मेरा डीआईजी कब बैठेगा वहाँ? स्थायी राजधानी कब मिलेगी मुझे वहाँ? रोजगार नीति कब मिलेगी वहाँ? हमारा जो है पलायन आयोग का अध्यक्ष क्यों नहीं बैठ जाते? 3-3 महीने का टाइम 9 जिलों में देना वो। ठीक है रतुड़ी जी, जवाब दीजिए आप। प्रदीप जी की बात, ये सुझाव है और ये उत्तराखंड के हित के सुझाव है। निश्चित तौर पर सरकार आगे बढ़ रही है और आपने देखा होगा कि आदरणीय धामी जी ने स्पष्ट आदेश किए थे कि मंडल के जो भी हमारे अधिकारी हैं वो मंडल में बैठेंगे। अब पूरा उनसे जवाबदेही आप बोल होगी सकते हैं। और स्थायी राजधानी की तरफ एक तरफ अग्रसरित हो रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है तो इस राज्य को संवारने का काम करेंगे। राज्य ग्रीष्मकालीन बनी है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, परमानेंट भी हो जाएगी। लेकिन मेरे उन जिन्होंने ठेकेदारों के लिए कोशिश तो की, अरे भाई श्रेय लेना है तो आपने राजधानी बनाने की बात करी, उत्तराखंड से उत्तरांचल से उत्तराखंड किया तो आप राजधानी घोषित कर रहे थे, कौन मना कर रहा था? रतुड़ी जी, प्रदीप कुकरेती जी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। प्रदीप कुकरेती जी सवाल पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था, उस आंदोलन में आपका तो पूरा परिवार शामिल था। निश्चित रूप में आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं कि उस बैनर का एक दबाव होता है, पार्टी का दबाव होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस आपदा की घड़ी में क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष को तालमेल करके काम नहीं करना चाहिए था? क्यों विधायकों की दौड़ दिल्ली हो रही है? क्यों जो है मंत्रियों की, सांसदों की दौड़ दिल्ली हो रही है? क्यों भी यहाँ पैनल बना के यहाँ जैसे वहां सब मंत्रणा कर रहे हैं वो मंत्रणा यहाँ क्यों नहीं आएगी? अभी तक ये मैं पहला दौर देख रहा हूं कि जब पूरे इतने पंजाब से लेकर तमाम जिलों में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हेलीकॉप्टर का दौरा क्यों नहीं किया? माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से किया, युवा मुख्यमंत्री हैं, बड़े एनर्जी के, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन पॉजिटिव चीजें जो होनी चाहिए वो अभी नहीं हो रही हैं। दून अस्पताल का जो मेडिकल कॉलेज है, मेरा दून अस्पताल इतना अच्छा था ना, आज लगाओ कि प्राचार्य का कहना कोई नहीं मान रहा है। कभी वहां वो नहीं हो रहा है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है। अब वहां जो है सूचना अधिकारी, डॉक्टर इग्नोर कर रहे हैं। क्या ये इस चीज के लिए कहां है स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री अलग अलग होने चाहिए, कोई है ही नहीं। तीर्थ पर्यटन चल रहा है, वो वहां प्रवचन दे रहे हैं रावत जी वहां। तो ऐसे प्रदेश नहीं चलेगा। मैं फिर कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरा सुझाव रखिएगा, ये नाराजगी आप रखिएगा, ये कैसे सॉल्व होगी? नहीं प्रदीप जी, आपका सुझाव, आपकी पीड़ा मुझे मत पता है ना कि आपने अपनी जवानी इस उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए दी। निश्चित तौर ये पीड़ा आपकी जायज है और ये बात हम जरूर करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ आगे नहीं बढ़े। हम ये नहीं मानते कि हम आगे नहीं बढ़े जिस राज्य के लिए, क्योंकि जो संघर्ष था वो हमारा पृथक राज्य क्यों चाहिए, ये तो आप भी जानते हैं कि जिन भावनाओं के लिए था उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ के स्वावलंबी हो रहे हैं। ठीक है। निश्चित तौर पर अब आपकी पीड़ा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे तो इतने योग्य और यशस्वी मुख्यमंत्री के 3-3 दिन धराली में अपने आप ही बैठे हैं। आप धराली में देखें, हमारा मुख्यमंत्री तत्काल इन विपदाओं पर जहाँ भी आपदा है तुरंत अपने आप जाते हैं। हमारे मंत्री जल्दी करिए, समय खत्म हो, बोलिए अपनी बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये राज्य बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से बड़ा है। और किस संदर्भ में बड़ा है मैं उनको जिनको जानकारी में दे दूं। एक ही दिन पूर्व नारी NARI की रिपोर्ट में प्रदेश, ये देहरादून जिला जब यूपी में था, कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं आया कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के लिए 10वें नंबर में असुरक्षित हो। ये बड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। ये फर्जी रिपोर्ट है, फर्जी रिपोर्ट है। मैं आपको अभी भी चैनल पे कह रहा हूं ना राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा, न प्रदेश महिला आयोग ने इसको कहा। ये किसी एजेंसी ने जानबूझ करके उत्तराखंड को बदनाम करने के लिए ये फर्जी ये कोई संस्था बना के कोई नहीं, हमारी महिला आयोग ने इसको नकारा है, प्रदेश महिला आयोग ने इसको नकारा है। आप चैनल पर गलत जानकारी दे रहे हैं। स्वीकार करिए। ठीक है, आशीष डॉक्टर जी बोलिए। खबर छपी है। ठीक है। ये नकारा है, ये गलत रिपोर्ट है।
बोलिए अरे टाइम से नोटियाल जी, मिले वो खबर छपी झूठी छपी है ये क्या? गलत रिपोर्ट केस है। करिए उसके ऊपर। नोटियाल जी बोलिए। ये आपके गलत राष्ट्र- रिपोर्ट है, राष्ट्रपति करेंगे, आयोग केस के करेंगे, दक्षिण जांच अफ्रीका कर रहे हैं। उस ठीक। समारोह में क्या अरे भाई करेंगे? जांच कर रहे हैं, आप क्यों परेशान ठीक है हैं? ठीक है, सुन लिया उन्होंने, जांच कर रहे सुन हैं। लिया सुन लिया सुन लिया उन्होंने। कार्रवाई आशीष नोटियाल करेंगे। बोलने जी, की आदत पड़ गई भारतीय ठीक है, जनता पार्टी आशीष को। नोटियाल जी, बोलिए। स्वीकार- सच को कार्रवाई स्वीकार करेंगे करते उनके हैं आप लोग। विरुद्ध जिसने ये आपने फर्जी इस रिपोर्ट प्रदेश दी है। को, देहरादून जिले को 10वें नंबर पर ले आए हैं आप। ठीक है। असुरक्षा के मामले में। ठीक है राव जी। ये अरे भाई आपके कहने से आशीष, थोड़ी नोटियाल जी। फर्जी रिपोर्ट करेगा। नोटियाल जी, कोई अच्छा, भी शांत हो उत्तराखंड को जाइए। बदनाम करने के शांत हो लिए जाइए, करेगा। रावत जी शांत हो जाइए। उत्तराखंड देवभूमि है। ठीक है, नोटियाल जी बोलिए आप हम ढूंढ रहे हैं वो कौन है। स्वीकार करिए, अरे रावत जी, स्वीकार करिए। आज ठीक, का बोल। जो मुख्य मुद्दा है उस पर भी क्यों बात कर करेंगे लेते भाई? हैं। फर्जी देखिए रिपोर्ट को अब तक जो स्वीकार- आपने क्या आप किया, नहीं हो। आगे आगे की बातें आके देखिए। आप राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान कीजिए, जो रिपोर्ट अच्छी जो है, वो फर्जी- मांग रहे हैं, जो चाहिए वो उन्हें दें और सबका सम्मान करना सीखें। ये हल्ला उल्ला करे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी जी बुजुर्ग आदमी है, आप क्यों हल्ला कर रहे हैं बेमतलब में चैनल में आके? अरे आपने भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे देखिए क्या? देखिए आप, हम जानते हैं किस तरह कितना मन में पत्थर रख के भारतीय जनता अरे पार्टी भाई, का पंख इतने रख रहे लाओगे हैं। क्या? आपने खुद पूरी जिंदगी कांग्रेस में काटी, आज भारतीय जनता पार्टी पर रखना पड़ रहा है। तो अरे देखिए मैं उस कहीं सब भी छोड़े, मैं यहाँ वो सब आज छोड़े। एडवोकेसी यहाँ की लेकिन कर अगर रहा आप हूँ। वहाँ हैं तो कुछ अच्छा अरे आप करें, कहाँ थे वहाँ पहले हैं तो ये कुछ अच्छा बताओ ना। करें, वहाँ है तो आप कुछ अच्छा कहाँ थे करें। पहले? आप यहाँ होते तो अरे ना आप कर कहाँ पाते, थे वहाँ पहले? अच्छा करें। जहाँ है वहाँ आप बोले, कहाँ थे पहले? जहाँ है वहाँ बोले, जहाँ अपने है वहाँ बारे में बोले बता दो ना कि पहले। राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करें। आप कहाँ थे पहले? अरे पड़ गया कहाँ ये तू- करिए। तू- आपने तो पूरा जीवन लगा लिया तुड़ी जी। हमने तो कहीं भी अरे थे, भाई, आप उत्तराखंड के कहाँ थे साथी पहले? थे, हम तो उत्तराखंड के साथी थे। आप गए थे उत्तराखंड आंदोलन में? अरे आप गए थे पर उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हो। आपसे अच्छे हैं, नहीं गए। अरे मेरा पूरा सम्मान हमारे तो है, पैदाइश ही बहुत सम्मान लेट की है। आप गए, अरे आप क्या हमने सम्मान पूरा कर पा जीवन रहे जिया हैं? उस आप कांग्रेस आंदोलनकारी को। का सम्मान नहीं कर पा रहे। अरे एक आंदोलनकारी अरे आप उनका खुद भी सम्मान कर रहा हैं, हूँ। समझे मैंने आंदोलन, पहले कह दिया, आंदोलनकारी की पीड़ा प्रदीप को भाई समझे। कहा, रतुड़ी मैं तो जी कभी राज्य पीड़ा समझो आंदोलनकारियों किसी का की, एक कभी एक पीड़ा सम्मान समझो। करता हूँ। चलो ठीक है, फाइनल कमेंट आप कर दीजिए। जी मैं मेरे ये बच्चों जी, कहना एक चाह- मिनट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम उन आंदोलनकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब हमारी स्कूल और अस्पतालों की हालत एकदम सही हो जाएगी और आंदोलनकारियों कौन नहीं है, जो नहीं है उनकी सूची सामने आ जाएगी और ये हो जाए, गैरसैंण राजधानी बन जाए, तो मुझे लगता है कि इससे सच्ची श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रदीप कुकरेती जी, जाते जाते आपकी कुछ सरकार से मांग हो तो आप बोल सकते हैं। मेरी केवल एक मांग है कि हम पहले जो अपने विशेषकर जो 9 जिले हैं उनके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, चाहे वो खाली बजट देख के हम खुश ना हो, उसमें कैसे हम उस पलायन को रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए ऑल वेदर के नाम पे केवल हम जो है अंधी दौड़ न करें। सारी योजनाओं का स्वागत है। और दूसरी बात, जो 12 महीने जो ये तीर्थाटन का जो ये वो चलाया जाने का वो है, वो बिल्कुल गलत है। हमारे पूर्वज गलत नहीं थे। जो सड़कें जो हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ें चलनी चाहिए। 6 महीने वहाँ कैसे काम चलेगा, 6 महीने वहाँ कैसे काम चलेगा, मौसम अनुकूल वातावरण परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ जहाँ भी परिवहन की सुविधाएं नहीं है वहाँ परिवहन को जोड़े। जहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं, खाली मेडिकल कॉलेज बना देना वो खाली उससे नहीं होगा। अस्पताल एक ही बने लेकिन वो पूरा कंप्लीट बने। अब ऐसा नहीं कि एम्स बना, हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन भर्तियां कहाँ की हुई? राजस्थान के सारे एम्प्लॉय आ गए उसमें। ठेकेदार कहाँ के आए? पता नहीं, न जाने कौन से प्रदेश के आए। रिक्रूटमेंट किसका हो रहा है? हमारे यहाँ 70% का पालन अगर इंडस्ट्री में हो जाता, आज भी अगर कोई कमर कस ले, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे यहाँ फिर हमें तब बोर्ड लगाना पड़ेगा यूपी, बिहार और तमाम पंजाब वगैरह तमिलनाडु में कि हमें आवश्यकता है श्रमिकों की, हमें आवश्यकता है नौकरियों की। आपने त्रिवेंद्र जी ने, हर मुख्यमंत्री यहाँ कोई ना कोई झोल करके चले गए। यहाँ किसी ने भू कानून में कर दिया, किसी ने मूल निवास पे कर दिया, किसी ने राजधानी पे स्टेप ले लिया, किसी ने कुछ, मतलब मैं किस किस के नाम लूं? ठीक है, हमारा मतलब जो हम बचपन से 55 में आ गए तो ये देखने के लिए थोड़ी हमने वो किया था। ठीक है कुर्ती जी, ठीक है। हम तमाम मेहमानों को धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर आरपी रतोड़ी, आशीष नोटियाल जी, दीपक रावत जी, प्रेम पंचोली जी और प्रदीप कुकरेती जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मानित मेहमानों ने चर्चा के लिए समय निकाला, हम आपके बहुत हृदय से आभारी हैं। तो कुल मिलाकर अभी रास्ता तय करना है। आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक बनेगा, कैसे बनेगा इस पर विचार करना है। और जो प्रदीप कुकरेती जी ने अपनी तमाम जो राय रखी है, इस पर भी सरकार को विचार करना होगा। और जाते जाते हम एक बार फिर से उन तमाम राज्य आंदोलनकारियों को HN के माध्यम से एक बार अपनी फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार। तुमने क्या बोला?